नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। परिवार क्या है? क्या खून का रिश्ता परिवार तय करता है? जी नहीं। परिवार एक रसोई से तय होती है, चाहे उस परिवार में रहने वाले लोग एक खून के हों या अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का समूह हो वो। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये लोग जो भोजन कर रहे हैं एक ही रसोई से कर रहे हैं, तो ये भले ही एक ही खून का रिश्ता रखते हो या न रखते हो, ये एक परिवार माने जाएंगे। आगे चलिए देखिए। अब यदि हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि दो दोस्त हैं और एक ही कमरे में बाहर रहते हैं और एक अपना खाना बनाकर रह रहे हैं, तो क्या वो एक परिवार बनाते हैं? जी हाँ, वो एक परिवार बनाएंगे, क्योंकि वो एक साझा रसोई के साथ एक साझा रसोई शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, परिवार कितने प्रकार के होंगे? परिवार 3 प्रकार के होते हैं। और पहला है सामान्य परिवार, दूसरा संस्थागत परिवार, तीसरा बेघर परिवार। आइए जानते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। देखिए, सामान्य परिवार क्या है? जैसे हमारा परिवार होता है, एक सामान्य परिवार है, जो एक ही परिवार मतलब खून का रिश्ता वहाँ पे तो होता है, लेकिन हाँ, साझा रसोई यदि शेयर कर रहे हैं, यदि 2 भाई हैं एक ही रसोई से भोजन खाना खा रहे हैं, तो वो एक परिवार बनाएंगे। यदि 10 भाई हैं तो वो भी यदि एक ही रसोई से खाना खाते हैं तो एक परिवार माने जाएंगे। और उस केस में जब एचएलबी ऐप पर जब आप जनगणना करने जाएंगे एज ए प्रगणक के रूप में, तो उनका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो एचएलओ ऐप में आप क्या भरेंगे? तो एचएलओ ऐप में उनकी एक ही परिवार संख्या दर्ज की जाएगी। जब परिवार संख्या प्रश्न पूछा जाएगा, यदि 10 भाई हैं और एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, एक ही रसोई से उन सबके लिए खाना बन रहा है, तो उनके लिए एक ही परिवार संख्या दर्ज की जाएगी। जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक परिवार संख्या ऑटो जनरेटेड होगी और वो अपने आप ले लेगा। यदि वो अलग अलग खाना बनाने वाला जो उनका रसोई अलग अलग है, तो वे अलग अलग परिवार माने जाएंगे। बस इतनी सी बात है। फिर चलते हैं आगे। देखिए, संस्थागत परिवार को समझते हैं। संस्थागत परिवार क्या है? देखिए, संस्थागत परिवार जैसे कि आपका बोर्डिंग हाउस हो गया, मेस हो गया, हॉस्टल हो गया, आश्रय गृह हो गया, निगरानी गृह हो गया, भिक्षुकों का गृह, जेल आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों के घर, अनाथालय, ये समस्त क्या है? संस्थागत परिवार का हिस्सा है। ये संस्थागत परिवार के उदाहरण हैं। अब देखिए, पेइंग गेस्ट है तो भी एक संस्थागत परिवार मिल सकता है, बशर्ते कि वो पंजीकृत हो। यदि पंजीकृत नहीं है तो वो सामान्य श्रेणी में आएगा। तो ये अलग से आपको याद रखना है कि पीजी जो होता है, पेइंग गेस्ट आवास में, यदि एक वो पंजीकृत है तो संस्थागत परिवार मिल सकता है, तो उसे संस्थागत परिवार के कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज वो संस्थागत परिवार कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखिए, संस्थागत परिवार तो एक तरह से उसमें कोई भी संबंधित खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो लोग एक साथ रह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक मान लीजिए कि हॉस्टल है और हॉस्टल के समस्त लोग देखिए एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, तो ये एक परिवार बनाते हैं। संस्थागत परिवार के लिए कोड 999 अपने आप जनरेट होगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि ये कैसा है, तो आप जैसे ही संस्थागत परिवार करेंगे तो परिवार संख्या वहाँ पे 999 आपको मिल जाएगा, अब ऑटो जनरेटेड होगा। देखिए, संस्थागत परिवार में कुछ विशेष केस के तौर पर हम देख लेते हैं कि क्या है। यदि किसी संस्था में निवासी एक रसोई से भोजन साझा नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक एक ऐसा निवासी एक अलग सामान्य परिवार के रूप में गिना जाएगा। मान लीजिए कि वार्डन है और नौकरों के परिवार जो अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हैं और अलग से खाना बनाते हैं, तो उन्हें अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे कि ये हॉस्टल है और हॉस्टल में वार्डन है और रसोई है, और इन्होंने अपना अलग खाना बनाने के लिए अपना अलग से एक कमरा रखा है खुद के रहने के लिए, और अलग से खाना बना रहे हैं। तो ये एक परिवार तो ये हो गया संस्थागत परिवार, जिसमें आप 999 कोड एडिट कर मतलब ऑटो जनरेटेड हो रहा है और उन्हें अलग परिवार संस्थागत परिवार ले रहे हैं। लेकिन इनको अलग से काउंट करना होगा, इन्हें अलग सेंसस हाउस देना होगा, और इनको भी जो रसोइयाँ होगी वार्डन, अलग से सेंसस हाउस दीजिए और इन्हें एक अलग अलग सामान्य परिवार की तरह इनकी गिनती कीजिए। चीज़ें स्पष्ट होंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संस्थागत परिवार में एक स्पेशल केस आता है पेइंग गेस्ट का, तो इसे देख लेते हैं। पेइंग गेस्ट का केस क्या है? पीजी का। देखिए, पीजी कॉमन किचन है, यदि कॉमन किचन है तो पीजी रजिस्टर्ड है, तब तो वो संस्थागत परिवार माना जाएगा। और कॉमन किचन है फिर भी पीजी नहीं रजिस्टर्ड है, तो वो नॉर्मल परिवार माना जाएगा। ठीक है। दूसरा केस ये बनता है कि मान लीजिए कोई कॉमन किचन नहीं है और जितने भी लोग हैं वे अपना
भोजन एक कॉमन किचन के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तब उसमें से जब उसमें से जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, एक जब अलग अलग बना रहे हैं पीजी में, सब लोग अपना अलग अलग बना रहे हैं, तो सब अलग अलग नॉर्मल परिवार के रूप में कंसिडर होंगे। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं एक बेघर परिवार जिनकी गिनती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सेकेंड फेज के दौरान इनकी गिनती की जाएगी। जब पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का कार्य होगा तब उन्हें गिना जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे शहरों की सड़कों के आसपास देखिए ये पुलिया उलिया है और इसमें लोग रह रहे हैं, फ्लाईओवर और सीढ़ियों के नीचे हैं, और इनमें रह रहे हैं लोग, खुले में रह रहे हैं, तो ये इन्हें बेघर परिवार माना जाएगा, क्योंकि इनका पास कोई घर नहीं है। और चूँकि पहले फेज के दौरान हमें घरों को गिनना है, तो इसलिए हम इन्हें नहीं गिनेंगे। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो परिवार भवनों जनगणना मकानों में निवास नहीं करते उन्हें बेघर परिवार कहा जाएगा, और उन्हें मकान सूचीकरण के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। चाहे ये लोग पूजा स्थलों मंडपों में रहें, रेलवे स्टेशनों पर खुले में सोते हों, तो इनको आपको काउंट नहीं करना है, ये बेघर परिवार के रूप में गिने जाएंगे। देखिए चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। आगे जानेंगे हम भवन और जनगणना मकानों की पहचान परिवार के संदर्भ में कुछ केस हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं डिटेल के साथ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।